हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू द चैनल। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है रकबा वाइज और मोस्ट रिसोर्स रिच प्रोविंस है, लेकिन उतना ही अंडर डेवलप और बैकवर्ड है। बलूचिस्तान शुरू से ही 1947 से ही फोकल पॉइंट रहा है इंसर्जेंसी का, मिलिट्री ऑपरेशंस का और इकोनॉमिक निगलेक्ट का। बलूचिस्तान के लोगों का तो ये कहना है कि उनको पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वहाँ पे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है बलूचिस्तान में। वो कहते हैं कि यही रीज़न है बलूचिस्तान में टेररिज्म के राइज का, इंसर्जेंसी का। डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंट पॉलिसीज लेके आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि टेररिज्म को और सेपरेटिस्ट जितनी भी मोमेंट्स हैं उनको डील किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन अभी भी टेररिज्म और सेपरेटिज्म बलूचिस्तान में पाई जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे उसके रीजंस क्या हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये टेररिज्म और इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में आई कहाँ से है। इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जो अर्ली ईयर्स थे, 1947 से 58 तक का जो पीरियड है, वहाँ पे जो कल्लात की एक स्टेट थी, वो कि बलूचिस्तान की प्रिंसली स्टेट थी। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहती थी, क्योंकि जो उनके रूलर थे मीर अहमद यार खान, वो रेजिस्ट थे कि हमने पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना। मार्च 1948 में कल्लात की एक्सेशन होती है और इसको बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि ये फोर्स्ड एक्सेशन है। और यहाँ से फर्स्ट बलोच रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है 1948 में, क्योंकि जो प्रिंस अब्दुल करीम थे वो भाई थे कल्लात के रूलर के। उन्होंने रिबेलियन स्टार्ट कर दी थी, बाद में उनको क्रश कर दिया था, लेकिन यहाँ से बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट का आगाज होता है, जो कि बाद में जाकर फुल फ्लेज इंसर्जेंसीज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अयूब खान का दौर आता है 1958 से 69 के बीच में। यहाँ पे वन यूनिट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। अब जो वन यूनिट पॉलिसी क्या थी कि उस वक्त जो प्रोविंस थे, चार प्रोविंसेस थे, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और NWFP। अब इन चारों को मिलाकर वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया और जो प्रोविजनल स्टेटस था चारों प्रोविंसेस का, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब बलूचिस्तान ने तो एक्सेशन की ही इसलिए थी पाकिस्तान के साथ कि उसको प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, लेकिन जब ये स्टेटस ही इरेज कर दिया गया तो वहाँ पे बलोच नेशनलिज्म जो थी वो सेंट्रलाइज्ड रूल के अगेंस्ट चली गई, जो कि इस्लामाबाद का सेंट्रलाइज्ड रूल था। और इस ये जो स्टेप लिया गया था वन यूनिट पॉलिसी, इसको बिट्रेयल कंसीडर करार दिया गया और एक मिसट्रस्ट इंक्रीज होने लगा फेडरल गवर्नमेंट के बीच में और बलूचिस्तान के लोगों के बीच में। फिर जुल्फकार अली भुट्टो का एरा आता है। जुल्फकार अली भुट्टो के एरा में हमें पता है कि सबसे मेजर डेवलपमेंट क्या हुई थी, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था और बलूचिस्तान के लोगों को प्रोविजनल ऑटोनॉमी दे दी जाती है। लेकिन बाद में जुल्फकार अली भुट्टो ने डिसमिस कर दिया था इलेक्टेड जो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट थी उसको। इसकी वजह से और इंसर्जेंसी बढ़ जाती है। फिर आता है ज़ियाउल हक का दौर। ज़ियाउल हक का दौर 1977 से 88 के बीच में था। यहाँ पे उस तरह से कोई मेजर रिफॉर्म तो नहीं हुई। यहाँ पे सोवियत अफगान वॉर स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कुछ लाने की कोशिश की थी ज़ियाउल हक के दौर में, लेकिन जो रूट कॉजेज थे इंसर्जेंसी के उनको तो एड्रेस ही नहीं किया गया था, उनकी बात ही नहीं की गई थी, तो इसलिए इंसर्जेंसी साथ साथ चल रही थी इस दौर में भी। फिर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर आता है 1988 से 99 तक। ये जो 11 साल थे, यहाँ पे बलूचिस्तान की तरफ एक लिमिटेड इंगेजमेंट शो की गई। दोनों ने, बेनजीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की कोशिश की थी, लेकिन कोई कंक्रीट एक्शंस नहीं लिए गए। हालांकि इंसर्जेंसी इस दौर में थोड़ी कम थी, उसकी इंटेंसिटी लो हो गई थी, लेकिन फुली तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई थी। बलूचिस्तान इस पीरियड में भी अंडर डेवलप्ड प्रोविंस रहा और एंटी स्टेट सेंटिमेंट्स जारी रही। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर आता है 1999 से 2008 के बीच में। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए जाते हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए जाते हैं। मुशर्रफ ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए थे। गवादर डीप सी पोर्ट स्टार्ट की थी और रिकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुछ लोकल जो बलोच कम्युनिटीज थी वो कह रही थी कि हमें तो डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड ही नहीं किया गया, और उनको ये था कि कहीं उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना किया जा रहा हो। फिर असैसिनेशन होती है नवाब अख्तर बुगटी की 2006 में। ये प्रोमिनेंट बलोच लीडर थे।
इसके बाद बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको बीएलए कहा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई। फिर पीपीपी और पीएमएलएन का दौर आता है 2008 से 2018 के बीच में। तो यहाँ पे कुछ मिक्स्ड अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज स्टार्ट किया गया 2009 में। ये पीपीपी ने स्टार्ट किया था। एम यही था कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बलूचिस्तान के लिए इंक्रीज कर दिए जाएं। लेकिन ये उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और मिलिट्री ऑपरेशंस भी इस दौरान जारी रहे। तो इसको बाद में ये कहा था कि ये सिर्फ एम्प्टी प्रोमिसेस हैं और इसमें कोई सच्चाई ही नहीं थी। फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये कहना है कि 2010 से 2018 के बीच में इनफोर्स डिसअपियरेंस होती हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वगैरह होती हैं। बलूचिस्तान के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको टारगेट किया गया था। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें 2018 से 2025 के दौरान, क्योंकि यूएसए ने और नेटो फोर्सेस ने विदड्रॉ कर लिया था अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में और ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। 2024 में तो 96% टेररिस्ट अटैक्स इंक्रीज हो गए थे बलूचिस्तान के प्रोविंस में। और रिसेंटली अगर हम देखें मार्च 2025 में, तो बीएलए ने अटैक किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया था जाफर एक्सप्रेस को, जिसकी वजह से 26 हॉस्टेजेस की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं इंसर्जेंसी और टेररिज्म के बलूचिस्तान में, इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहला कॉज हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है। जो हमने ऊपर बात की है वही बात है। वो कहते हैं कि फोर्सफुली एक्सेशन की गई है कलात की, और वो कहते हैं कि लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है बलूचिस्तान के लोगों की नेशनल असम्बली में। बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना है कि बलूचिस्तान की सिर्फ 17% सीट है नेशनल असम्बली में आउट ऑफ 336, और इसकी वजह से नेशनल पॉलिसीज़ पे बलूचिस्तान के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। उनका ये भी कहना है कि फ्रीक्वेंटली डिसमिस कर दिया जाता है बलूचिस्तान की जितनी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनको, जैसे 1973 में किया गया, फिर 1998 में किया गया, फिर 2022 में किया गया, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं उनका डेमोक्रेसी पर वो ट्रस्ट नहीं रहा। फिर 1 यूनिट पॉलिसी जो आई थी, उसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, उसको इरेज करने की कोशिश की गई। सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, वो कहते हैं कि इकोनॉमिकली भी बलूचिस्तान के लोगों को डेवलपमेंट का मौका नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान कंट्रीब्यूट करता है 50% पाकिस्तान की नेचुरल गैस प्रोडक्शन में, लेकिन उसके जो अपने लोग हैं, अपने सूबे के लोग हैं, उनको एनर्जी शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। रिकोडेक और जो संदिग्ध गोल्ड माइन प्रोजेक्ट्स हैं वो बिलियंस में जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको उससे बहुत कम फ़ायदा मिलता है या मिलता ही नहीं है। फिर गवादर के बारे में वो बात करते हैं कि गवादर को तो सी पैक का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि गवादर के थ्रू ही सारी डेवलपमेंट होगी, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि आउटसाइडर्स या फिर दूसरे प्रोविंसेस के लोग, पंजाब ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है या फिर चाइनीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इनफैक्ट जो फिशरमैन है वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फिशिंग वाटर था उनकी उस पर एक्सेस भी नहीं रही। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भी बात की जा रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो रही है बलूचिस्तान में, और जो सेपरेटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा राइज कर रही हैं, जैसे कि बीएलए हो गया, बीआरए हो गया। उनके अटैक्स जो हैं बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, चाइनीज़ नेशनल्स पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2024 में 90% जो टेररिस्ट अटैक्स थे बलूचिस्तान में वो इंक्रीज़ हुए हैं। और अभी रिसेंटली मार्च 2025 में बीएलए ने हाईजैक किया था जाफर एक्सप्रेस को, जिसकी वजह से 26 सिविलियन की डेथ हो जाती है। और इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी एक फैक्टर है। कुलभूषण यादव जो कि एक इंडियन स्पाई था, उसको जब अरेस्ट किया गया था बलूचिस्तान से 2016 में, तो उसने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स को। और पाकिस्तान ये कहता है कि जो इंडियन रॉ है वो स्पॉन्सर करती है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को। फिर सेक्टेरियन और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म भी है। बलूचिस्तान एक बैटल ग्राउंड बन गया है सेक्टेरियन वायलेंस का, शिया और सुन्नी के बीच में। यहाँ पे लश्कर जंगवी है, आईएसआईएस खुरासान है, जो कि ये मिल के टारगेट करे हज़ारा कम्युनिटी को। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है कि 2013 से 2022 के बीच में 1000 मतलब 1000 हज़ारा के लोग जो थे उनको मारा गया है सेक्टेरियन बेसिस पे। तो ये सारे के सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इंसर्जेंसी और टेररिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है बलूचिस्तान में। अब देखते हैं सॉल्यूशंस को कि किस तरह से
बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए और इंक्लूसिव गवर्नेंस लेके आए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का यही कंसर्न है, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दें, इंक्रीज़ करें बलूचिस्तान की सीट्स नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। उसके अलावा जो लोकल लोग हैं उनको गवर्न करने दें विदाउट फेडरल इंटरफेरेंस। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बलूचिस्तान की, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बलूचिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं जैसे गैस है, मिनरल है, पोर्ट के रेवेन्यूज़ हैं, उससे बलूचिस्तान के लोकल बिजनेसेस को एम्पावर किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं वो बलूचिस्तान में इस्टेब्लिश करें। बलूचिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स को इंसेंटिव्स दें। एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म्स लेके आएँ। 50% सी पैक की जॉब्स जो होती हैं वो बलूचिस्तान के लोगों को एलोकेट की जानी चाहिए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अब्रॉड हो, ताकि वहाँ का बच्चा पढ़ लिख कर जाकर बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। उसके अलावा सिक्योरिटी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। एंटी टेररिज्म जितने भी लॉज हैं। दूसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मिलकर बॉर्डर फेंसिंग करनी चाहिए डायलॉग के थ्रू। पाकिस्तान चाइना को कन्विंस करे कि चाइना मीडिएशन का रोल प्ले करे इसमें बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए और बॉर्डर में फेंसिंग करने के लिए और टेररिज्म के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि टेररिज्म से सी पैक प्रोजेक्ट हॉल्ट हो रहा है और सी पैक चाइना के BRI प्रोजेक्ट का एक मेजर पार्ट है। अगर सी पैक कंप्लीट नहीं होता है तो दूसरे प्रोजेक्ट भी उससे हैम्पर होंगे, उससे इम्पैक्ट होंगे। तो चाइना अगर रोल अपना प्ले करता है, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में भी है, चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी है, चाइना अफ़गानिस्तान को कन्विंस कर सकता है, तो चाइना के थ्रू ये टेररिज्म के इशू को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। फिर डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी मेजर्स के थ्रू किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशनशिप बेहतर करें। जॉइंट सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स होने चाहिए पर्टिकुलरली बॉर्डर से रिलेटेड, और इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाना चाहिए डायलॉग के थ्रू दोनों कंट्रीज़ के साथ, ईरान के साथ भी और अफ़गानिस्तान के साथ भी। गवादर की डेवलपमेंट को इंश्योर करें कि वो लोकल लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके अलावा मीडिया और जो सिविल सोसाइटी है उसकी फ्रीडम को इंश्योर करें। इन शॉर्ट अगर हम ये बताएं कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है और टेररिज्म है वो डीपली रूटेड है हिस्टोरिकल इनजस्टिस पे। वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है, और लास्टिंग एक सोल्यूशन यही हो सकता है कि पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के थ्रू, सिक्योरिटी रिफॉर्म्स लेके आए, डिप्लोमेटिक मेजर्स के थ्रू इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। जब ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे तो ये जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म का मसला है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब लोकल लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, इंटरनेशनली पाकिस्तान की रेप्यूटेशन बढ़ेगी, तो ये इश्यूज़ खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे, खुद ब खुद पाकिस्तान में पीस आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।